पाकिस्तान की जो हुकूमत है और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है कि और ये कहा है कि पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि जो लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं उनके ऊपर कंप्रोमाइज़ किया जाए या उस प्रोग्राम को अबैंडन किया जाए। या कि जी पाकिस्तान की न्यूक्लियर एसेट जो है वो सरेंडर किए जा रहे हैं आईएमएफ के कहने पर। डिमांड्स हैं आईएमएफ की वो अनयूजुअल हैं, बहुत मुश्किल हैं, हमें बहुत मुश्किल में डाला हुआ है। हम उनकी कोई ऐसी डिमांड्स पूरी नहीं करेंगे, हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और कहा कि हमें लॉन्ग रेंज मिसाइल रखना चाहिए या उसकी कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए। हमारे यहाँ कहा जाता है कि हम मुसलमानों में खास तौर पे कहा जाता है कि जी नमाजें बख्शवाने गए थे, रोजे गले पड़ गए। कि गए तो थे कि जी नमाजें भी ना पढ़े ऊपर खुदा के पास, तो उन्होंने रोजे भी दे दिए, तो ये कहा जाता है कि रोजे भी गले पड़ गए। हम अभी यही रो रहे थे कि जी डिफेंस बजट जो है वो कहा जा रहा है पाकिस्तान को कि कम किया जाए, तब आईएमएफ से जो है वो हमें फंड मिलेगा। अभी हम उसी को रो रहे थे तो उन्होंने कह दिया कि जी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको भी थोड़ा स्लो डाउन कीजिए। लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो है उसके ऊपर भी उन्होंने बात की है कि उसको भी जो है बंद किया जाए, उस प्रोग्राम को। उसके ये सर क्या ऐसा हो सकता है कि आईएमएफ डिक्टेट करे और ये कहे कि आपके पास क्या हथियार होने चाहिए और कौन सा न्यूक्लियर एसेट्स आपके पास होने चाहिए, कौन से नहीं? क्योंकि अब उनकी स्पीच को ऐसे ही लिया जा रहा है कि उन्होंने जो ये बात की है तो क्या इसी तनाजुर में की है? देखें जी, ये तो एक बहुत ब्लंट किस्म की स्टेटमेंट होगी, ये कहना कि आईएमएफ डिक्टेट करे या ना करे। और इस स्टेटमेंट पे वो लोग सवाल उठा सकते हैं जो ये जानते ही नहीं कि आईएमएफ क्या है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, उसको चलाता कौन है, और उसके पीछे जो रियल अथॉरिटीज जो हैं वो कौन सी हैं, जिनकी मर्जी के बगैर आईएमएफ जो है ना कोई लूनिंग कर सकता है ना लेंडिंग कर सकता है। आईएमएफ जो है वो कोई उस तरह का कोई इंडिपेंडेंट इदारा नहीं है। आईएमएफ जो है वो एक पूरी वेस्टर्न जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है उसको चलाता है, और इस पे हम 12,000 कर चुके हैं कि इसको समझने की ज़रूरत है कि इसकी जो फॉर्मेशन थी बुनियादी तौर पे दूसरी जंग अजीम के बाद, वो दुनिया के फाइनेंशियल मामलात को वेस्टर्न वर्ल्ड के मफादात के मुताबिक रेगुलेट करने के लिए इसको बनाया गया था। और इसके जो बुनियादी मकासद थे वो यही थे कि जो सबसे बड़ा मकसद जो है वो करेंसी की जो वैल्यूएशन और डीवैल्यूएशन और मुल्कों के जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं उसमें किस तरीके से इंटरनेशनल इंटरवेंशन की जाती है। अब उसकी उनको ज़रूरत क्या महसूस हो रही थी? उनको ज़रूरत उस वक्त ये महसूस हो रही थी कि उस वक्त इंटरनेशनली जो है वो एक जो क्राइसिस आ गए थे जंग के बाद, उसमें जो है उनको जो है वो एक ये खतरा महसूस हो रहा था कि दुनिया में ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस उभरते जा रहे हैं इसकी वजह से अनरेस्ट हो रही है, और जहाँ जहाँ अनरेस्ट हो रही है वहाँ पे रेवोल्यूशन बर्पा हो रही है। और उसके नतीजे में सोवियत यूनियन जो है उस वक्त, जो कि एक बड़ी लैंडिंग पावर भी था, वो भी पैसे देते थे लोगों को बिलियंस ऑफ रूबल्स, तो वो जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो उसको रोकने के लिए हमें ऐसे मुल्कों पे, ऐसी जगहों पे नज़र रखनी चाहिए जहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा डीप हो जाते हैं, उनकी मदद करके तो वहाँ पे एक स्टेबिलिटी लाई जाए ताकि वहाँ रेवोल्यूशन ना आए, और जिसकी वजह से जो सोशलिस्ट आगे बढ़ते जा रहे हैं मुल्क बाय मुल्क आधी दुनिया तक पहुँच गए हैं, उनको रोका जाए। ये था उनका वाहिद मकसद, जिसकी वजह से आईएमएफ का ये पूरा ढांचा जो है वो तैयार हुआ। अब उसने कभी भी अपने मकासद को ना छुपाया, ना ये कोई हिडन एजेंडा है। आप उसका जो प्रोटोकॉल है वो निकाल के देख लें, जो उसका चार्टर है उसमें वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि इसके वाज़े ये मकासद है। एक तो हो गई ये इसकी आइडियोलॉजिकल ग्राउंड, दूसरा इसका प्रैक्टिकल ग्राउंड है। प्रैक्टिकल ग्राउंड ये है कि इस वक्त दुनिया में दो बड़ी ताकतें हैं जो पूरी दुनिया के फाइनेंस को, इन्वेस्टमेंट को, ट्रेड को जो है वो रेगुलेट करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक चलाती हैं। उसमें एक जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है और उसके बाद चाइना है। दोनों अपने अपने हिस्से के मुताबिक जो ये वर्ल्ड ऑर्डर जो इम्पोज हुआ था दूसरी जंग अजीम के बाद, उसमें अपना अपना हिस्सा वसूल कर रहे हैं, उसमें लैंडिंग प्रैक्टिसेस भी शामिल हैं। तो उस हिसाब से जो है ये कहना
कि आईएमएफ कोई ऐसा डिसीजन करेगा, किसी मुल्क को लूनिंग करेगा, पैसे देगा बगैर जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड के मफादात को पेश नज़र रखे, तो उसका मतलब है उस आदमी को पता ही नहीं कि आईएमएफ क्या है। वो आईएमएफ को कोई सिटी बैंक समझता है जिसमें जाके आप दरख्वास्त देंगे तो क्रेडिट चेक करके आपको पैसे दे देंगे। जहां तक क्रेडिट चेक करके आपको पैसे देने का जो मसला है, पाकिस्तान हैज़ नो क्रेडिबिलिटी एट ऑल। पाकिस्तान अपना जो है जितने इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उन सब की रिपोर्ट्स उठा के देख लें, उसमें पाकिस्तान डिस्क्रेडिट हो चुका है और क्रेडिट की बुनियाद पे पाकिस्तान को किसी ना किसी ने तो बोल दिया है पाकिस्तान को कि बेटे जी अगर पैसा चाहिए तो ये सब करो, और पाकिस्तान ने चुपचाप हाँ भी बोल दिया है। सब माहौल बनाने के लिए कहा जा रहा है। ये माहौल बना रहे हैं और कर रहे हैं इसी के लिए कि माहौल बने, जब असल में पाकिस्तानी कौम को बताएं ना तो पाकिस्तानी कौम थोड़ा सा मेंटली एडजस्ट हो जाए कि हाँ ये सब जाने वाला है। क्योंकि पाकिस्तानियों को पता है क्या बोला है, 75 साल से क्या बोला है दोस्तों। पाकिस्तानियों को यह बोला है कि देखो सुनो, एटम बम जरूरी है, कश्मीर जरूरी है, हिंदू से नफरत जरूरी है, भारत से नफरत जरूरी है, बाकी रोटी कपड़ा मकान ये सब देखो हल्की छोटी बातें हैं, इनमें मत पड़ा करो। ये बकवास चीजें हैं। ये रोटी नहीं मिली, क्या रोते रहते हो, रोटी नहीं मिली, बम तो है तुम्हारे पास, मारेंगे बम, सारे काफिरों को उड़ा देंगे, क्या फर्क पड़ता है। ये माइंडसेट पूरी 22 से लेकर 25 करोड़ की कौम का बना दिया उन लोगों ने। अब दुनिया परेशान हो गई भाई। ये आईएमएफ से इतनी बार पैसा मांग चुके हैं कि आईएमएफ की आंख से आंसू निकल गए। ये 23वीं बार मांग रहे हैं पैसा। और सुनिए, ये अभी पैसा दिया नहीं है, जून जुलाई में दोबारा जाने की ऑलरेडी एक अलग टीम है जो कह रही है कि अभी ये तू अभी मांग, जून जुलाई में हम दोबारा मांगेंगे। उसकी एक अलग टीम है इस्लामाबाद में बैठी है भाई कि जून जुलाई में, वो अलग मांगने के चक्कर में उसके कागज तैयार कर रही है मांगने के चक्कर में। इस लेवल के मांगते हैं भाई ये कह रही है कि आईएमएफ बड़ा डिलेड प्रोग्राम दे रही है। इतना डिलेड प्रोग्राम कभी हुआ नहीं है, ठीक है जी। और हमें डेलिब्रेशंस भी ज़्यादा की जा रही हैं, हमें तंग किया जा रहा है, हमसे डिमांड्स की जा रही हैं, हमसे चीज़ें मांगी जा रही हैं, अनड्यू चीज़ें, कभी ऐसी चीज़ें मांगी गई ही नहीं। टीवी चैनल्स को खोल के देख लें तो वहाँ हाय तौबा मची हुई है। ये हाय हाय हाय, हमारे तो न्यूक्लियर वेपन भी गए, हमारा तो इस्लामिक बॉम्ब भी गया, हम तो अब कहीं के नहीं रहे, अब तो भारत जो है जैसे चाहे हम पर कब्जा कर लेगा। हाय 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 हाय। पाकिस्तान अपना जो है जितने इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उन सब की रिपोर्ट्स उठा के देख लें, उसमें पाकिस्तान डिस्क्रेडिट हो चुका है और क्रेडिट की बुनियाद पे पाकिस्तान को लैंडिंग नहीं हो सकती। अब ये लैंडिंग हो सकती है सिर्फ, जो मैंने इशारा दिया आपको, कि दुनिया अगर ये समझे कि ऐसा ना हो कि हम इनको लैंड नहीं करते तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो जाएं। एक न्यूक्लियर मुल्क है, इसके पास हथियार हैं, एक स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड कंट्री है, तो ऐसा ना हो कि हालात हमारे हाथ से निकल जाएं। तो इन तफसात को सामने रखते हुए वो अगर लैंडिंग करें तो करें, इस बुनियाद पे नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी आपको डिस्क्रेडिट कर दिया। जब उन्होंने ये शर्त रख दी कि हम विदाउट गारंटी, मीनिंग जब तक आपको सऊदी अरबिया और चाइना जो है वो लैंडिंग नहीं करता एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी, उस वक्त तक हम आपको नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के जो हथियार हैं उनमें आईएमएफ को इंटरफेरेंस कर सकता है, विच इंक्लूड्स मीजल्स और न्यूक्लियर वार हेड्स या इस तरह की चीज़ें? तो जवाब यस। उसकी वजह यह है कि आईएमएफ का जो बुनियादी प्रोटोकॉल है वो जिस मुल्क को लैंड करता है उसके वो एक एक खर्चा विच इंक्लूड्स डिफेंस। डिफेंस इज नॉट ए सैक्रेड काउ और समथिंग के जी वो कहेंगे ये डिफेंस है तो हमें गुनाह हो जाएगा। दे हैव नथिंग टू डू विद गुनाह। वो देखते हैं कि आप जो पैसे ले रहे हैं वो कहाँ पे खर्च कर रहे हैं। और अगर आपका जो है गुज़श्ता 2 सालों में 14% आपके हथियार खरीदने का खर्चा बढ़ा है, ये आपको पता है? 14% इज अ बिग चंक ऑफ मनी जो आपने हथियार खरीदे हैं फॉरेन मुल्कों से, विच इंक्लूड्स ऑब्वियसली ऑन टॉप ऑफ देम चाइना। तो क्या इस हकीकत को जो है वो आईएमएफ इग्नोर कर सकता है कि हम आपको पैसे देंगे, आप गरीबों के गले काटें, उनका आटा महंगा कर दें, उनकी चीनी महंगी कर दें, आप सब्सिडीज खत्म कर दें, किसानों को भूखे मारें, मजदूरों को भूखे मारें, लेकिन हथियार खरीदते रहें? आपको ये तो
आपको सॉरी टू इंटरप्ट यू, यहाँ पे आपने ये जो बात की कि पाकिस्तान 14% इंक्रीज हुआ, तो पाकिस्तान की तरफ से ये उसके आगे प्ली पेश की जाती है, रिप्लाई दिया जाता है कि जो इंडिया है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर, यानी जो अभी आप जानते हैं कि पिछले दिनों जो भी खबरें चली हैं और उस पर ये कहा जाता है कि उसने बड़ी तादाद में जो है, तो पाकिस्तान कहता है कि ये देखो हमारे ऊपर ये वाली पाबंदियां और दूसरी तरफ जो है वो खुल के बहुत अच्छे तरीके से असलहा दिया जा रहा है। इसका जवाब इंडिया को देना चाहिए, लेकिन मैं ये देता हूं कि इंडिया की जो टोटल जीडीपी है उसका कितने परसेंट उसने हथियारों पे खर्च किया। इज वन ऑफ द लोएस्ट इन जो है डेवलप्ड वर्ल्ड जो खर्च कर रही है। क्योंकि जीडीपी के हिसाब से देखा जाता है ना, आपकी टोटल इनकम क्या है, तो उससे आप हथियारों पे कितना खर्च करते हैं। आप प्रैक्टिकली बैंकरप्ट हैं और आप इंक्रीज कर रहे हैं 14% और कंपेयर कर रहे हैं एक ऐसे मुल्क के साथ जिसकी जीडीपी का इवन 10% भी जो है नहीं बनता, तो फिर आप कंपेयर गलत कर रहे हैं ना। ये फिर एप्पल और ऑरेंज वाली बात हो गई। लेकिन जो बात मैं कर रहा हूँ, बात ये नहीं चले, ये एक बड़ा दिलचस्प टॉपिक है, इस पे भी आप बात करें कि इंडिया पाकिस्तान जो हथियारों की दौड़ है उसका किसको फायदा किसको नुकसान है। लेकिन हम बात कर रहे हैं आईएमएफ की। आईएमएफ की ये शर्त बिल्कुल डेफिनेटली आईएमएफ इंटाइटल्ड है, इसलिए कि आप उसके दरवाजे पे जा रहे हैं टू नॉक द डोर एंड आस्क देम टू लेंड यू द मनी, दैट इज द बॉटम लाइन। तो उनकी शराइत में से ये भी होगा कि आप डिफेंस पे कितने पैसे खर्च कर रहे हैं। आप ये जो लॉन्ग रेंज या शॉर्ट रेंज या जो भी किस्म के मिसाइल हैं, ये आप क्यों डेवलप कर रहे हैं? हम आपको पैसे क्यों दें जो आप बिलाखिर हथियारों में तब्दील करके तो अपने तय खानों में और सर्द खानों में जो है वो जमा कर देंगे। आईएमएफ तो पैसे आपको दे रही है ताकि आप अपनी इकोनॉमी को टर्न अराउंड करें, मुश्किलात पे काबू पाएं और ये जो क्राइसिस हैं इनसे बाहर निकलें। लेकिन अगर वही पैसे उठा के आप चीन को दे के उससे हथियार ले लें या किसी और मुल्क से खरीद लें, तो जाहिर है आईएमएफ जो है वो कहेगा कि ये नहीं हो सकता। और ये शर्त बिल्कुल डिस्कस हो रही है जन जी, ये आप देखेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बिल्ली जो है वो थैले से बाहर निकलेगी। आप जो लोग ये बात करते हैं वो हिस्ट्री नहीं जानते। आप अर्जेंटीना की हिस्ट्री पढ़ें, आपको पता है अर्जेंटीना एक वक्त में न्यूक्लियर पावर थी और ये जो साउथ अमेरिका में न्यूक्लियर पावर्स 2-3 थी जिनको इन्होंने डिसआर्म किया, उनसे हथियार वापस लिए और उनको मजबूर किया कि वो अपने हथियारों के प्रोग्राम जो है वो तर्क करें। और उसमें सबसे ज्यादा रोल जो है वो आईएमएफ ने प्ले किया। उन मुल्कों की हिस्ट्री और आईएमएफ की हिस्ट्री में बड़ा एक जो है लंबा चौड़ा एक ताल्लुक है। तो इसलिए अब ये चीजें डिस्कस हो रही हैं। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर आपके पास बहुत सारे सवालों के जवाबात नहीं हैं जो कि आप आईएमएफ को दें। तो उन्होंने फिर अपनी जो डिमांड्स हैं वो सामने रखनी है। इस पे मैं ये नहीं कहता कि कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, डेफिनेटली उसमें नेगोशिएशन की गुंजाइश है। लेकिन ये कहना कि जी हमारी मर्जी कि हम मीजल बनाएं या ना बनाएं, आपकी मर्जी है। तो उन्होंने आपको तो कोई खत नहीं लिखा कि आप आके हमसे पैसे मांगे, ये खत तो आपने लिखा। तो आपने अगर अपनी मर्जी चलानी है तो यू गो बैक एंड यू रन योर बिजनेस। इससे आईएमएफ को कोई लेना देना नहीं। वो कोई बंदूक नहीं तो आनेगा आपसे कि आप हमसे कर्ज क्यों नहीं लेते। लेकिन एज लॉन्ग एज यू आर इंटरेस्टेड कि हमने आपसे कर्ज लेना है, तो फिर आपको उनकी ये शराइत माननी पड़ेंगी। और ये जिस तरह के अवाम के साथ झूठ बोला जाता रहा है महंगाई के इशू पे, सब्सिडीज के इशू पे, आईएमएफ को लेके कीमतों के इशू पे आपने देखा, बिल्कुल इसी तरह ये मिसाइल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आपके डिफेंस पे झूठ बोला जा रहा है कि इसको टच नहीं किया जा रहा। हालांकि ये एक बहुत बड़ा इशू है और डेफिनेटली जो है वो पाकिस्तान इससे जो है इसको एड्रेस किए बगैर आईएमएफ के साथ मामलात नहीं कर सकता। क्योंकि आपने जो है वो सोर्स ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर्स की एक बैलेंस शीट उनके सामने रखनी है। तो आप अगर अपने कुल बजट का 40% तक जो है वो मुख्तलिफ मादों में ले जाके डिफेंस पे खर्च करेंगे, ख्वाह आप मिसाइल बना रहे हों या टैंक बना रहे हों, तो वो जाहिर है उस बैलेंस शीट में तो आएगा ना। तो वो फिर सवाल करेंगे कि भाई ये आप कवर कैसे करेंगे, वेयर इज द सोर्स ऑफ इनकम। तो ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है कि सिंपल सवाल है? बिल्कुल ऐसा है जी। जो इनस्टेबिलिटी का फैक्टर है, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर। और पाकिस्तान का अफगानिस्तान बनने में कोई बहुत बड़ा लंबा फैसला इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बहुत सारी जो है एथनिसिटी, रिलीजन, रेस
बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मुश्तरक हैं। और हमारे देखते ही देखते अफगानिस्तान बना है। 79 में अफगानिस्तान नहीं था। तो ये कहना कि नहीं हम अफगानिस्तान नहीं बनेंगे, बातें हम तालिबान की तरह करेंगे, कवानीन उनकी तरह नाफिज करेंगे, उसी तरीके से जो है वो बंदूकें लेके हम तो वाइल्ड वेस्ट का तस्वर जो है वो लाहौर जैसी सिटी में पेश करेंगे, कानून से खेलेंगे, रूल ऑफ लॉ की धज्जियां बखेरेंगे, लेकिन ये है कि हम तालिबान नहीं बनेंगे, तो ये कोई मानने वाली बात नहीं है ना। बात ये है कि वो बहुत बड़ी एक कयास की सिचुएशन है और उसमें कोई एक फैक्टर भी जो है वो ट्रिगर कर सकता है इस सीरीज ऑफ इवेंट को, जिनको कोई भी जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकता। और ये बात भी IMF देख रहा है, इंस्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपका जो डिफेंस का खर्चा है एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपके जो मिसाइल टेक्नोलॉजी या आर्म्स और इस तरह की प्रोडक्शन है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि इन सब चीज़ों के साथ जो है वो खर्चे जुड़े हुए हैं और ये क्राइसिस को डीपन करते हैं। अब आप देखें ना, आज अगर इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कोई तसादम शुरू हो जाता है तो पाकिस्तान कितना अरसा जो है फाइनेंशियली सस्टेन कर सकता है किसी कॉन्फ्लिक्ट को। आपने जो माजी में 3-4 जंगें लड़ी हैं, उनमें से जो लॉन्गेस्ट वन थी वो कितनी थी? 17 दिन की थी, जो भी थी। तो आप देख लें कि कोई भी लड़ाई जो है उसको सस्टेन करने के लिए पीछे बहुत बड़ा पैसा चाहिए होता है। आपके पास 10,000 टैंक है, 20,000 जो है वो जो कोई और हथियार हैं, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बहुत बड़ा पैसा चाहिए होता है। उनमें पेट्रोल डीजल पड़ता है, तो फिर एक जगह से हरकत करके दूसरी जगह जाते हैं। आप जो है वो अपनी किस्तें अदा नहीं कर सकते, आप डिफॉल्ट और जो है वो बैंकरप्सी के दरमियान घूम रहे हैं और आवाम को घुमा रहे हैं। तो आप ये कोई तरीका है? मुझे बता दीजिए, पाकिस्तान आज 6ठे नंबर पर है जहां पर टेररिज्म की स्ट्राइक हो रही है। आपके यहाँ 6ठे नंबर पर आ गए आप। 120% आपके यहाँ टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटी बढ़ गई है, जिसमें से मैक्सिमम आर्मी के ऊपर अटैक हो रहे हैं। टेररिज्म रिलेटेड क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली, ये मेरा कहना नहीं है, आपके यहाँ भी है, आपके परवेज मुशर्रफ साहब तक ने कह दिया कि हाफिज सईद से हमारे पर्सनल ताल्लुकात हैं और जो वो जाबाज लोग इंडिया में जाकर कर रहे हैं हम उससे समर्थन करते हैं। दिस इज गॉट नो मीनिंग। आप अगर टेररिज्म सपोर्ट करेंगे तो आपके यहाँ भी होगा। आपने अपनी इकोनॉमी को इग्नोर किया, ध्यान नहीं दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ाया। आपको लगा अमेरिका पैसा देता रहेगा और अमेरिका की तरह ही अब चाइना पैसा देता रहेगा। जब आप दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं तो आपको फिर दूसरे के ऊपर टोटल डिपेंडेंस होती है। और IMF इस समय जो कर रहा है वो US के कहने से कर रहा है, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। मान लेता हूं कि इंडिया का इन्फ्लुएंस रहा होगा, हमने जरूर रिक्वेस्ट डाल दी होगी कि जनाब ये जरा पाकिस्तान के न्यूक्लियर वाले जो पार्ट है ना, इस पर भी थोड़ा ध्यान दें। उन्होंने लेके फर्राटे सी अंग्रेजी मार दी कि जनाब आप अपना कंट्रोल करिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान नीड्स टू ओन अप, वो उसको अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आरजू काजमी को उन्हें कंसल्ट करना पड़ेगा कि आरजू जी ये बताइए, आपने बताया कि हम लोगों ने हमारा जो डिपेंडेंसी IMF पर कंटिन्यूसली चलती आ रही है। जब आप एक आदमी के ऊपर कंटिन्यूसली डिपेंड करते हैं तो वो आदमी कभी ना कभी आपको ब्लैकमेल करेगा। अब से पहले US ने किया, अब आपको चाइना कर रहा है, करने की कागार पर है या करता चला जाएगा। वही CPEC, वही सब कुछ, लेकिन चाइना का रंग आजकल आपके तरफ अच्छा नहीं है। पाकिस्तान नीड्स टू वेक अप, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाइए, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाइए, अपनी एजुकेशन बढ़ाइए, अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ाइए। दैट इज गोइंग टू टेक यू थ्रू। आज आपको शायद IMF की जरूरत जरूर है, 100% है, बट दैट डजंट मीन कि आप वो एक्शंस लेने बंद कर दें कि आपकी अपनी इकोनॉमी ग्रो। एक चीज और है सर, यहाँ पे वर्ल्ड को क्या मैसेज जा रहा है? क्या सिर्फ सब यही सोचेंगे कि बस ठीक है पाकिस्तान को ऐसा कहा गया है, लेकिन कल को यही चीज अमेरिका किसी दूसरे देश के ऊपर भी बोल सकता है, किसी दूसरी कंट्री को भी इसी तरह से प्रेशराइज कर सकता है या धमकी दे सकता है? आपको लगता है कि बाकी दुनिया किस तरह देख रही होगी इस न्यूज को? मुझे लगता है कि बाकी दुनिया के सामने
IMF, US और ये डेवलप्ड कंट्रीज पाकिस्तान को बेचारा बनाकर दिखा रहे हैं। इस समय पाकिस्तान बेचारा है कि नहीं, हम जो बोलेंगे सुनना पड़ेगा, हम जो कहेंगे करना पड़ेगा, अदरवाइज हम पैसा नहीं देंगे। ये मैसेज बिल्कुल जा रहा है। अबव ऑल, हालांकि कई बार खराब लगता है ये बोलते हुए, एज इंडियन मुझे लगता है कि शायद इंडिया में कुछ सेटिस्फेक्शन बढ़ा होगा कुछ सेगमेंट्स में कि चलो जी बहुत ज्यादा टेररिज्म दिखा रहे थे, बहुत ज्यादा टेररिज्म पर विश्वास कर रहे थे, करिए अब आप इधर ही खर्चा, टेरर फंडिंग करिए, FATF करिए। ये एक तरह से जस्टिफिकेशन भी हो गई कि FATF ने जो बैन्स लगाए थे दैट मींस दे वर जेन्युइन, जिसको कि काफी हद तक पाकिस्तान नकार रहा था। एट द सेम टाइम जो आपने स्पेसिफिक सवाल पूछा है उसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं कि इसमें कोई शक नहीं कि IMF और उसके पीछे सपोर्ट करने वाले वो कंट्रीज जो इसको कंट्रोल करते हैं वो अपने आप में एक तरीके का इकोनॉमिक टेररिज्म बढ़ा रहे हैं कि आपको एक तरीके से टेरराइज किया जा रहा है कि इकोनॉमिकली हम जो कहेंगे वो आपको करना पड़ेगा। और कई बार मजबूरी ऐसी आएगी कि जिसमें पाकिस्तान जैसा देश शायद उसको मान जाए। ये भी एक अपने आप में बात है, क्योंकि US की चिंता आज ये भी है कि कहीं किसी वजह से आपके पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो कहीं टेररिज्म के हाथ में ना आ जाए, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ओवरटेक ना कर लें। सेफ है, US को उनके बारे में सब कुछ पता है, लेकिन ऑन ग्राउंड अगर किसी तरह की गलती हो जाती है, भगवान करे वो गलती कभी ना हो, और वैसे समझा जाता है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अपने आप में काफी सेफ है। ऐसा नहीं है कि अगले 2 मिनट में कोई उसे टेक ओवर नहीं कर पाएगा, ये बात, इसमें कोई शक नहीं है। हम आपस में क्रिटिसाइज कितना करते रहे, बट वी अप्रिशिएट ऑल्सो कि इतना आसान नहीं है उस पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम को टेररिज्म द्वारा इमीडिएटली टेक ओवर किया जाए। बट यस, इस डर को हम नजरअंदाज भी नहीं कर सकते, ऐसा अटेम्प्ट हो सकता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है US एक और डिक्टेटरशिप चला रहा है जिसको कहते हैं फाइनेंशियल डिक्टेटरशिप। वो जिसको चाहे पैसा दे सकता है, जिसको चाहे जितना रुकवा सकता है, जिसको चाहे आर्थिक मदद दे सकता है। सर, डिफेंस बजट तक तो समझ आती थी कि ठीक है फौज का बजट कम करने के लिए कहा जा रहा है, वो तो यहाँ पे बहुत से लोग पाकिस्तान में भी एग्री थे कि हो जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह का हमें कोई खतरा नहीं है, ना भारत की तरफ से ना कुछ, थोड़ा बहुत अफगानिस्तान का है तो वो ये मैनेज कर लेंगे, वो उधर तक तो लोग एग्री भी थे और समझ भी आ रही थी। लेकिन अब न्यूक्लियर एसेट्स की बात की जा रही है, तो क्या लग रहा है आपको कि गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट अब हट जाएगी IMF की तरफ से? क्योंकि कहा तो जा रहा है कि दूसरी जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनकी तरफ जाने की बात की जा रही है, तो क्या IMF से हम अपना पीछा छुड़ा पाएंगे, निकल पाएंगे IMF के चुंगल से? मुश्किल है। जिस सिचुएशन में आज पाकिस्तान है, IMF की ग्रिप से इमीडिएटली निकल पाना बहुत मुश्किल होगा, बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल होगा इस समय। जहां तक आपने बात करी फ्रेंडली कंट्रीज, कौन सी है ऐसी फ्रेंडली कंट्री जो आपको इतना सारा लोन एक बार में दे देगी? और जो देने वाले कैंडिडेट्स पहले के हैं वो क्यों नहीं अब तक आ गया है? इस स्टेज पर क्यों आना कि जहां कैलकुलेशन शुरू हो जाए, अभी इतने दिन का रिजर्व बचा है, अभी इतने दिन का, अभी इतने दिन का, अभी इतने दिन का, ये सब हो रहा है। देखिए, मैं आपको एक प्रपोजल देता हूं फ्रेंडली कंट्रीज का। आपको इंडिया के साथ सिर्फ एक छोटा सा डिक्लेरेशन ही तो करना है, नो वॉर पैक्ट। आपका अफगानिस्तान बॉर्डर अपने आप सिक्योर हो गया। आपको हिस्टोरिकली पता है, हिस्टोरिकली, मेरे ऊपर मत जाइए, कि इंडिया ने कभी भी आपके पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं किया। चलिए, आपके यहाँ कुछ लोग होंगे जो इस बात को बोलेंगे कि हमने अगर जैसे ही किया तो आप POK की तरफ नजर रखेंगे। POK पर तो हम आज भी नजर रखे हुए हैं, हमने तो कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि वो आपका है, कभी भी नहीं करेंगे, ये भी आपको पता है। फिर भी 70 साल हो गए हमने आपके POK पर अटैक नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं, आप एक स्टेप और जाएंगे, आप बोलेंगे 70 साल से गवर्नमेंट वीक थी, अब मोदी सरकार आई है, कुछ भी कर सकती है। तो भाई साहब, आप नो वॉर पैक्ट करिए या ना करिए, मोदी कैरेक्टर तो बदलेगा नहीं।
अगर मोदी ने इंडिया में ये एग्रेशन लाई है कि हमें पीओके चाहिए और लेकर ही रहेंगे 1 मिनट के लिए, तो भाई साहब कोई अभी भी कौन सी वो थ्रेट कम हो गई है? नो वॉर पैक्ट करने से फायदा किसको होता है? दोनों कंट्रीज को होता है, और सबसे बड़ा फायदा उसको पाकिस्तान का होता है, क्योंकि पाकिस्तान को अगर दिखाने के लिए, अगर कहीं से थ्रेट है दिखाने वाली, तो वो है इंडिया, क्योंकि आपके यहाँ यही एडवर्टाइज किया जाता है। लेकिन एक्चुअल थ्रेट आप फेस कर रहे हैं अफगानिस्तान से, ये भी आप डिनाई नहीं कर पाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपका बच्चा बच्चा ये बात जानता है। पाकिस्तान को कोई बड़ी थ्रेट इंडिया से नहीं है। पाकिस्तान को 100% थ्रेट है टेररिज्म और अफगानिस्तान से, चाहे वो आपके लोकल बोलो या कहीं के भी बोलो। मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी मेरे साथ इस डिस्कशन में जीत पाएगा कि पाकिस्तान को सबसे बड़ी थ्रेट इंडिया से है। आई डोंट थिंक। और जिस तरीके से पिछले कुछ 1-2 साल से हमारे रिलेशंस चल रहे हैं, अदरवाइज आपने देखा कि वो कोई भी चीज पाकिस्तान में हो तो इंडिया का नाम ले लो, और जहां इंडिया में हो पाकिस्तान का नाम ले लो। ये हमेशा, आजकल नहीं हो रहा। आजकल इमरान खान नहीं बोल रहे हैं कि जी इंडिया ने मेरे खिलाफ शायद ये भड़काया है कि मेरा वारंट इशू हो जाए, मेरा अरेस्ट हो जाए। आजकल ऐसा नहीं हो रहा। देयर इज नथिंग लाइक दैट। नो, हमने आपको, आपके डिफेंस मिनिस्टर को एक इनविटेशन तक भेज दिया। जी बिल्कुल। ओह माय गॉड, क्या बात है। SCO की सर। और ऐसा इंडिकेटर पहली बार पाकिस्तान दे रहा है कि शायद हमारे डिफेंस मिनिस्टर इंडिया जाएंगे। जाए या ना जाए, इंडिकेटर देना एक अपने आप में बहुत गुड, जिसको होता है ना फील गुड। वी बोथ आर फीलिंग गुड। हमें गुड लग रहा है कि हमने इन्वाइट किया है। आपको गुड लग रहा है, यस इस बार हो सकता है कुछ बात बन जाए और हम जाए। लास्ट मिनट पर कुछ भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन एट द सेम टाइम देयर इज अ फील गुड। एंड अगर ये फील गुड एक डिफेंस मिनिस्टर के इनविटेशन पर आ सकता है, तो नो वॉर पैक्ट क्यों दूर रहना चाहिए? नो वॉर पैक्ट की शुरुआत कर जैसा कि पाकिस्तान के पैनलिस्ट जनरली बोलते आए हैं कि इंडिया नहीं मान रहा, इंडिया नहीं मान रहा। ओ भाई साहब, आपकी गुड्डी तो चढ़ गई कि हमने ऑफर किया था। अब बता इंडिया तेरे पास क्या जवाब है? हमने अगर नो वॉर पैक्ट से शुरुआत करी है, जैसे कि आपको मालूम है दोनों DGMO ने ये डिक्लेयर किया हुआ है कि हम फायरिंग नहीं करेंगे एक दूसरे की तरफ, और काफी दिन से वो चल रहा है। बहुत टाइम से सर चल रहा है, बिल्कुल काफी टाइम से ठीक ठाक चल रहा है। मैंने भी यही कहा। अगर ये सब हो सकता है तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की जो स्पेंडिंग्स हैं डिफेंस पर वो सिर्फ इंडिया सेंट्रिक हो। आई वंडर एक्चुअली क्यों होनी चाहिए। मैं एज अ फौजी आपसे बात कर रहा हूं। मुझे नहीं लगा कभी भी कि हमें पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना चाहिए। मैं अपनी गवर्नमेंट, अपनी हिस्ट्री के साथ चलने को तैयार हूं कि पीओके हमारा था, हम लेके रहेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बड़ी अच्छी बात है, करना चाहिए। थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स हर जगह होती है और होनी भी चाहिए। आफ्टर ऑल वो आपके तरफ से कुछ लोगों ने बोलना शुरू कर दिया बलूच बलूच बलूच। भाई साहब 70 साल में आपको अब जाके याद आया कि बलूच को इंडिया सपोर्ट कर रहा है, जबकि बलूच ने बोलना शुरू कर दिया कि वी आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, हमें तो आपने जबरदस्ती रोक रखा। भाई साहब, नो वॉर पैक्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज पाकिस्तान को मिलता है। सेफ हो जा रहे हैं आप। आई डोंट नो, देयर मस्ट बी बेटर सेंस इन योर जर्नल्स कि वो आपको कंटिन्यूअसली मिसगाइड करके रखें कि अगर हमने एक दिन भी पलक झपकी तो इंडिया अंदर आ जाएगा। आई डोंट नो व्हाई पाकिस्तान में इतना अच्छा इंटेलिजेंसिया होने के बावजूद इस तरह की फीलिंग कंटिन्यू करनी चाहिए। एक डायनामिक होना चाहिए, चेंज आना चाहिए। बिल्कुल सर, मेरे ख्याल है ये खैर अपने डिफेंस बजट के पीछे ये सब कुछ कहते रहे, लेकिन अब हम पब्लिक को भी समझ आ गई है कि इस तरह की सिचुएशन नहीं है और भारत के साथ अच्छे तरह से भी रहा जा सकता है। तो हम यही उम्मीद करते हैं सर कि आगे जिस तरह के IMF जिस तरह की कंडीशंस लगा रहे हैं, तो उस पर यहाँ से जो भी डिसीजन लिया जाए वो सोच समझ के लिया जाए और कोई भी फैसला जो है वो इमोशनल होके ना करें। जी, बहुत जरूरी है कि आप एक अच्छा डिसीजन लें, और अगर तोल मोल करके देखना है तो ये जरूर एक बार दिल में तोलें कि क्या हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किस वजह से इंपॉर्टेंट है, ये भी आप जरूर तोलें। वर्सेस कि मेरी एजुकेशन इंप्रूव हो, हेल्थ इंप्रूव हो, मेरा बजट इंप्रूव हो, खुशहाली आए, लोगों के अंदर एक अच्छा जज्बा रहे। आपके यहाँ और हमारे यहाँ लोगों का म्यूचुअल एक्सचेंज देखो कितना बढ़िया है। ये न्यूक्लियर बॉम्ब किसके लिए है? यूएस आपके ऊपर अटैक करने वाला है,
चाइना आपके ऊपर अटैक करने वाला है, इंडिया इंडिया सर आपके ऊपर हम अटैक इंडिया की जिद में सब कुछ करते हैं सर। आपके यहाँ कोई मिसाइल का एक्सपेरिमेंट होता है तो कुछ दिनों में यहाँ भी हो जाता है। कोई बात नहीं, करिए ना, आप डेवलप कर रहे हैं मिसाइल, मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं इसको बोलूंगा गलत है। आपके यहाँ टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है दूर तक जाने लायक, इसमें देयर इज अ गुड एडवांटेज। मिसाइल अपने आप में सिर्फ एक हथियार नहीं है, मिसाइल टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है बाय द वे। मैं कह रहा हूं अगर आप नो वॉर पैक्ट तरह की कुछ कर लेते हैं भारत के साथ, कुछ अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, आप एक बात बताइए आरजू काजमी जी, मैं तो आपसे जब भी बात करूंगा जब JNK के ऊपर बात होगी, तो आरजू काजमी मेरे से क्या बात करेंगी? बात ही नहीं होगी। अरे यार, बात करने के लिए आप और मैं बैठे हैं तभी तो बात चली है। आपको कितने ऐसे इंडियंस मिले जो ये कहेंगे कि IMF की ये डिमांड अपने आप में डिक्टेटोरियल है? मैं एग्री करता हूं, ये मेरे साथ भी हो सकता है, इसलिए एग्री कर रहा हूं कि कल अगर किसी वजह से मेरे यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया तो IMF, मैं आपकी ये बात नहीं सुनने को तैयार हूंगा। मैं थोड़ी ना चाइना अगले दिन सवेरे यहाँ पहुंच जाएगा अगर मैंने कर दिया कि हाँ जी चलिए मेरा सारा न्यूक्लियर जीरो कर दो, आपको मालूम है। सो पाकिस्तान नीड्स टू कंसिडर कि इस समय जो समय की जो पुकार है वो क्या है। अगर 4 दिन शांति से गुजार कर अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को बराबर कर दुश्मनी कभी भी निभा लेंगे, क्या बड़ी बात है। लेकिन आज आप एक बार अपने दिल में जरूर इसको इवैल्यूएट कर देखिए कि नो वॉर पैक्ट अगर आप एज अ कंट्री ऑफर करते हैं, नो फर्स्ट स्ट्राइक, नो फर्स्ट यूज जैसे वर्ड्स आप इस्तेमाल करते हैं, आई एम वेरी श्योर इंडिया विल गो ऑल आउट। आपके यहाँ अभी रशिया से गेहूं आया था ना, कौन सा जहाज लेकर आया, कौन सा जहाज लाया सर? इंडियन जहाज जी, इंडियन जहाज ही लेकर आया अल्टीमेटली। भाई साहब, आपकी हमारी तो दुश्मनी है, हम आपके यहाँ क्यों लेकर आए? लोग मर रहे हैं और अच्छा है, लेकिन नहीं सर। आपके तो एक जो मंत्री जी हैं उन्होंने तो ये तक कहा था कि भारत को मदद करनी चाहिए पाकिस्तान की। भाई साहब, आपके सामने है, कोविड में करी, आपके एक श्रीमान जी ने तो लाइव शो में कह दिया नहीं जी हम तो खरीद रहे हैं। वो अगर खरीद भी रहे हैं तो हम क्यों बेचेंगे आपको, जबकि वो झूठ बोल रहे थे। आप ही के यहाँ के पैनलिस्ट ने बताया कि कोविड का जो आपने इंजेक्शन है वो आपने खरीदा नहीं है, दैट इज पार्ट ऑफ द CSR ऑफ द कंट्री। मैं इसमें क्रेडिट नहीं ले रहा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ जो आप बोल रही है अप्रिशिएट कर रहा हूँ। हमारे मंत्री ने बोला कि भाई साहब अगर हम मदद करेंगे तो क्या बड़ा है, हमारा पड़ोसी देश है, कल तक हमारा भाई था। ये थोड़ी ना कि सिर्फ दुश्मनी, और दुश्मनी भी क्या निभा रहे हैं आप बता दीजिए ना। हम अगर ये दुश्मनी निभाएं कि आपका इकोनॉमिक क्राइसिस और डीप हो जाए, आपके यहाँ जो गेहूं पहुंचने वाली जो शिप है वो ना पहुंचे और 10 दिन लेट कर दिया जाए, बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा बड़ी बात है, बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, दुश्मनी निभाने वाली बात है। लेकिन नहीं, आई थिंक पाकिस्तान को दिखता होगा, अगर आरजू काजमी को दिखता है तो पाकिस्तान को भी जरूर दिखता होगा। ठीक है, हम फौज से पंगा नहीं ले सकते, पॉलिटिशियंस के जाल में आ जाते हैं, लेकिन इंडिया आपके ऊपर अटैक करेगा समहाउ, ये डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो। मेरा नहीं ख्याल सर कि ऐसा होगा, लेकिन हम फिर भी उम्मीद करते हैं कि कोई रास्ता निकल आए पाकिस्तान की गवर्नमेंट या एस्टेब्लिशमेंट के लिए, जिससे वो इस मसले में से निकल सके जो IMF ने एक तलवार बना के हमारे सर पे लटका रखा है, उधर से मैं कह रहा हूँ, आपको प्रपोजल दे रहा हूँ, मैं आपको प्रपोजल दे रहा हूँ आरजू काजमी जी, आप एक पीस इनिशिएटिव का टॉक कर लीजिए, आप डालिए कि मैं इंडियन मीडिया के साथ एक शो कर रही हूं जिसके अंदर मैं आपके साथ एज अ पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव, सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव, लेट अस टॉक पीस, कि क्यों नहीं हो सकती पीस। रीजन ढूंढते हैं कि क्यों नहीं हो सकती पीस, जरूर हो सकती, बिल्कुल हो सकती है सर, कोशिश की जाए तो क्या नहीं हो सकता। भाई ये IMF से इतनी बार पैसा मांग चुके हैं कि IMF की आंख से आंसू निकल गए, ये 23वीं बार मांग रहे हैं पैसा। और सुनिए, ये अभी पैसा दिया नहीं है, जून जुलाई में दोबारा जाने की ऑलरेडी एक अलग टीम है जो कह रही है कि अभी ये तू अभी मांग, जून जुलाई में हम दोबारा मांगेंगे। उसकी एक अलग टीम है इस्लामाबाद में बैठी है भाई, कि जून जुलाई में वो अलग मांगने के चक्कर में उसके कागज तैयार कर रही है मांगने के चक्कर में। इस लेवल के मांगते हैं भाई, ये इस लेवल के मांगते हैं, ये PhD इन मांगना, ठीक है, मांगने में PhD है, भीख में PhD है। अब इन लोगों ने क्या करा है देखो पाकिस्तानियों ने, ये जो हमारी एक इनके पास शाहीन 3 है,
वो कुछ पाकिस्तानी ये चाइना दे देते हैं उनको टूटी फूटी मिसाइल। तो मैंने कई बार बोला भी था, ये पाकिस्तानियों को बड़ा बुरा लगता है, ये चाइनीज मिसाइल लेते हैं, उस पर हरा भरा रंग करते हैं और सफेद से चांद वांद बना के शाहीन, बाबर, गजनवी और ऐसे नाम लिख देते हैं, शाहिद अफरीदी और शोएब अख्तर, ऐसे कुछ मिसाइल के कुछ नाम लिखे, बोला कि हाँ ठीक है ये हमारी मिसाइल है। दे ऑल चाइनीज मिसाइल्स। पाकिस्तान डज नॉट हैव द टेक्नोलॉजी टू मेक मिसाइल्स, ये झूठ बोलते हैं, ठीक है। एनीवे, तो ये लिखा है, it is for the first time that the finance ministers brought the issue of the range of nuclear missiles into the public sphere. In private conversations, some Pakistani authorities have said that there was a long-standing demand by a Western country to abandon long-range nuclear missile program. अच्छा देखो, मामला तो सारा चोरी का है, मिसाइल का। तो अब IMF पक्का बोल रही होगी, मैं बता रहा हूं आपको, पक्का बोल रही होगी इनसे कि यार देखो सुनो, तुम्हारा क्या काम था? तुम्हारा काम था IMF, जो IMF का वो है, IMF कहती है यार तुम्हारा काम था आम आदमी को रोटी देना, उसको दवाई देना, उसके बच्चों को एजुकेशन देना, उसके बूढ़े माँ बाप को हेल्थ केयर देना, वो तुम दे नहीं पाए। शाहीन, गौरी, गजनवी, शाहिद अफरीदी, यही नाचते रहते हो तुम लोग। यार मुल्क है कि सर्कस है? होश में आओ, इंसान के बच्चे बनो। तो अब इनको मार पड़ रही है, तो ये जो है ना, ये इनकी चीखें निकल रही हैं अब, क्योंकि सारे पैसे खा लिए। अब कोई पाकिस्तानी इनसे जाके, आम पाकिस्तानियों के दिमाग में तो इतना चलता नहीं है खैर मामला, कोई इनसे ये पूछे ना कि जैसे तुमने तोशाखाना बोल दिया, पिछले 20 साल में तोशाखाना से कितनी गिफ्टें ली, आप वो सब छोड़ो, तोशाखाना तो चिल्लड़ है, मारो गोली तोशाखाना को, इट डज नॉट मैटर। मैं बोल रहा हूं जो इसके पहले 22 बार IMF के प्रोग्राम में जा चुके हैं, कोई पाकिस्तानी ये बोले कि 22 प्रोग्राम का पैसा कहां गया, तुमने कहां कहां लगाया, ये बताओ जरा, बताओ। क्योंकि पाकिस्तान को इतना पैसा मिल चुका है आज तक, पाकिस्तान ने इतना लोन ले लिया है, पाकिस्तान को इतना ग्रांट मिल चुका है कि पाकिस्तान की शक्ल सिंगापुर जैसी होनी चाहिए थी। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, पाकिस्तान ने इतना लूटा है, इतनी जेबें काटी हैं पाकिस्तानियों ने दुनिया भर की, अरे ये हो गया, बाढ़ आ गई पैसे दे दो, भूकंप आ गया पैसे दे दो, ये इंडिया हमें खा जाएगा, इंडिया हमें खा जाएगा पैसे दे दो, अफगानिस्तान में तुम्हारी मदद कर देंगे पैसे दे दो, हमारे भाड़े के हमारे भाड़े की फौज जो है इसको ले लो पैसे दे दो। ये इन्होंने हर बहाने से पैसे मांगे हैं यार। अब दुनिया कह रही नहीं, अब बहुत हो गया। अब चाइना ने भी बोला कि ठीक है रोल ओवर क्रेडिट कर देंगे, चाइना इनको फ्रेश लोन नहीं दे रहा। अभी ये जो 500 मिलियन दिए ना इनको, अभी आज ही कल में ये चाइना ने फिर पाकिस्तान को एक बैंक ने दिए हैं। इनकी इतनी हिम्मत नहीं है इशाक डर की, इतनी गट्स नहीं है इशाक डर की कि अपनी कौम को ये बता दे कि जो $500 मिलियन मिले हैं तुम्हें, $500 मिलियन यानी कि $500 मिलियन जो हमें मिले हैं, किस रेट पे मिले हैं, किस इंटरेस्ट रेट पे मिले हैं, करो यार जरा बताओ कौम को। ये नहीं बताएंगे क्योंकि वो $500 मिलियन कौम के लिए आए नहीं है। चाइनीज को भी पता है, चाइनीज को भी पता है। कम से कम ये तो बताओ कि वो जो पैसे मिले हैं उसके एवज में आपने कौन सी जमीन का टुकड़ा गिरवी रखवाया है चीनों, पाकिस्तान का कौन सा टुकड़ा तुम बेच खाए हो, बोलो जरा। ये कभी नहीं बोलेंगे, दे विल नेवर टेल, क्योंकि उनको डर लगता है। इसीलिए सबके घर जो है लंदन में, इनको पता है जिस दिन पाकिस्तानी कौम इनको जूते मारेगी ना, इनके पास एक ठिकाना होना चाहिए पाकिस्तान के बाहर। दैट इज द ट्रूथ। ये क्यों नहीं बताते? सी पैक से शहद और दूध की नदियां बहेंगी, सब झूठ, कोई दूध नहीं, कीचड़ है वो। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सुअर लौट रहे हैं वहां पे, हमें सिखा रहे हो तुम स्टोरी। सी पैक पे चाइना ने $50 अरब डाल दिए। ठीक है, मैं पाकिस्तानी हूं, तुमसे बोल रहा हूं, और तुम्हें हिम्मत है तो तुम कमेंट करो। 50 अरब से ज्यादा चाइना ने पैसे डाल दिए सी पैक पे, डाले कि नहीं डाले? जिस मुल्क में 50 अरब का इन्वेस्टमेंट सिर्फ चीन कर रहा है, मैं बाकी मुल्कों की बात नहीं कर रहा, जिस मुल्क में 50 अरब से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट सिर्फ चाइना कर रहा है, वो $1 अरब के लिए भीख मांग रहा है IMF के सामने। वो 50 अरब गए कहां? कौन खा गया? तुम्हारे मुल्क में पैसे की नहीं, इखलाक की कमी है। तुम्हारे मुल्क में ना वसाइल की नहीं, ईमानदारी की कमी है। यू आर नॉट ऑनेस्ट पीपल। और ऊपर वाले की फिर ऐसी कहर होती है, जो चोर उचक्के होते हैं ना, ये तुम्हारे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे जितने भी लीडर हैं सबके सब चोर हैं। क्या इमरान खान, क्या नवाज शरीफ, क्या जरदारी और क्या शहबाज शरीफ, सबके सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ठीक है, आर्मी चीफ के पैर पकड़ लो, हमें प्रधानमंत्री बना, इससे ज्यादा तुम्हारा दिमाग तो चलता नहीं है। ठीक है, एनीवे, अभी देखिए दूसरी खबर यह है कि फॉर्मर तालिबान लीडर कंफर्म्स पाकिस्तान फंडिंग ऑफ टेरर एक्टिविटी। शेख अब्दुल रहीम मुस्लिम दोस्त, इसका नाम है शेख अब्दुल रहीम मुस्लिम दोस्त। इसका यह कहना है कि ये ISKP का अच्छा, ओए होए, ये जो है ये इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस, ये आइसिस का जो एक चैप्टर है खुरासान प्रोविंस, उसका फाउंडर है। और इसने ये बोला है कि भाई मैं इस चीज की गवाही देता हूं कि लश्कर तैयबा ने 50 लाख रुपए दिए।
2015 में लश्कर तैयबा ने 50 लाख पाकिस्तानी रुपीस दिए आईएसकेपी को, जिसका ये खुद फाउंडर है जो बोल रहा है, जिसने इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस शुरू करा, जो लोकल चैप्टर है इस्लामिक स्टेट का, दाइश का, वो कह रहा है कि भाई हमें दिए थे पैसे, पाकिस्तान ने दिए थे थ्रू लश्कर तैयबा। मुस्लिम डॉट एक्सप्लेन दैट द एक्सटॉर्शन वाया किडनैपिंग वाज अनदर मेजर सोर्स ऑफ टेरर फंडिंग। तो आप कहते हैं ना पाकिस्तानी भिखारी है, ये आतंकवाद के लिए पैसे कहां से आते हैं? यहां से आते हैं, किडनैपिंग करके, एक्सटॉर्शन करके, ड्रग्स का दाएं बाएं करके यहां से पैसे कमाते हैं। On being asked why ISKP attacked the Pakistan embassy in Kabul in December last year, Muslim Dost said the Pak embassy attack in Kabul was just a drama. Nothing happened to the ambassador, just a bodyguard was injured. They wanted to whitewash the ISKP group. ठीक है जी, तो ये स्टोरी है। अब आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान ये खुल के खुद जो इस्लामिक स्टेट का टेररिस्ट है वो कह रहा है कि हाँ हमें पैसे दिए थे। मैं इस चीज का गवाह हूं, मैं इसकी गवाही देता हूं कि इन्होंने 50 लाख लश्कर तैयबा के थ्रू दिए। यानी हाफिज सईद ये भी काम करता है, उसने भी छोटा छोटा टेरर बैंक ऑफ पाकिस्तान करके छोटा सा बैंक खोल रखा है। ठीक है, टेरर बैंक ऑफ पाकिस्तान, टीबीपी। तो टेरर बैंक ऑफ पाकिस्तान से पैसे दाएं बाएं करता है ये कह रहा है सामने। और जो खबरें आई हैं, पाकिस्तान है वो गल्फ स्टेट से फिर भीख मांग रहा है। भीख भीख भीख, 3 है भीख वाली न्यूज भाई साहब, एक के बाद एक। ये एज पर द पब्लिकेशन, ये जियो न्यूज का है, एज पर द पब्लिकेशन द IMF's condition for Pakistan to bridge the gap of 6 billion is simply an attempt to ensure its credibility. Non-materialization may result in Pakistan sliding into default. बेसिकली IMF, आप एक स्टोरी सुन रहे होंगे, यू मस्ट बी फॉलोइंग द स्टोरी। IMF ने पाकिस्तान को यह बोला है कि देखो दोस्तों, ऐसा है इस तरीके से कि तुम्हें 6 अरब का जुगाड़ करना है हमारे लोन के अलावा, क्योंकि हमें पता है कि हम तो तुम्हें लोन दे देंगे, पर क्या बाकी लोग तुम्हें एडिशनल 6 अरब देंगे? क्योंकि अगर तुम्हें वो 6 अरब नहीं मिले तो तुम डिफॉल्ट कर जाओगे। ठीक है, तो बेसिकली पाकिस्तान के पास वो पैसे नहीं है कि डिफॉल्ट, पाकिस्तान मंगते तंगते का काम चला रहा है। अच्छा, तो अब सब सऊदी अरब की तरफ देख रहे हैं कि या शेख इधर तो देख, तो शेख देखेगा, शेख फेंकेगा कुछ खजूर, ये कैच करेंगे खजूर, इससे इनका मुल्क चलेगा। ठीक है जी। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, UAE एंड कतर टू बेल आउट पाकिस्तान स्ट्रगलिंग इकोनॉमी। जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से मैं यही, जब से मुझे होश आए हैं ना, 72 की मेरी पैदाइश है, और तब से मैं यही सुनता आ रहा हूं कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है। मैंने दूसरा स्टेटमेंट सुना ही नहीं कभी। स्ट्रगलिंग इकोनॉमी, हर समय स्ट्रगल ही कर रहे हैं ये। ठीक है। As per the publication, the fund wants to find reasons why Pakistan's bilateral partners are not willing to fulfill their earlier commitments. IMF ये पूछ रहा है कि भाई ये जो मुस्लिम उम्मा का जो तुम्हें चुम्मा मिला था, वो पैसे क्यों नहीं प्रकट हुए भाई? ये तो बताओ, वेयर इज द उम्मा का चुम्मा? ये पूछ रहा है IMF। तुम्हें पहले सऊदी अरब ने पैसे का गारंटी दी थी, तुम्हें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने बोला था कि पैसे देंगे, कतर ने बोला था। अब उन्होंने बोला यार ये तो भिखारी है, हम इसको क्या पैसे देगी? तो उसने मना कर दिया, बोला कि नहीं देगी। तो कह रहा हमें पैसे चाहिए हैं। ये पाकिस्तानी उनसे मांग रहे हमें पैसे चाहिए हैं, वो कह रहा हम नहीं देगी तुम्हें पैसे, ये आपस में हैं और देगी में, ये चल रहा है मामला वहां पे।